मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेशन से एड्रेस करना था उसी दिन प्रेस गैलरी को ताला लगा दिया गया ताकि प्रेस गैलरी के अंदर कोई जर्नलिस्ट आकर ना बैठे और हुकूमत को किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ा हो। क्या इसका मकसद ये था? ये तो मैंने खुद से कहा कि इस वजह से ऐसा किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या था? क्योंकि आज तक मतलब इस हुकूमत ने ये भी अपना रिकॉर्ड बना लिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड ये भी बन गया कि जिस दिन सदर साहब ने ख़िताब करना था जॉइंट सेशन से, उस दिन पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी थी वो बंद थी, वो लॉक थी, उसका दरवाज़ा लॉक था और उसके ऊपर जो है पहरा तो नहीं बैठा हुआ था, लेकिन जब जाहिर है कि दरवाज़ा लॉक्ड होगा तो ऑब्वियसली कि वो उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, होता आमतौर पर यही है कि जो वो तमाम रिपोर्टर जो कि जिनकी पार्लियामेंट मीट होती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी उन्होंने प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको रिपोर्ट बनाते हैं, पार्लियामेंट डायरी, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसके अलावा दीगर जर्नलिस्ट भी ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर जा सकते हैं इस्लामाबाद में जो मौजूद होते हैं प्रोसीडिंग्स देखने। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो गैलरी है उसको ताला लगाओ, यानी वो बंद हो, और वो भी ऐसे दिन पर, एक इतना अहम इतना बड़ा दिन। असल में जाहिर है कि हो ये रहा था कि एक इजलास तो हो रहा था अंदर और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा एक इजलास हो रहा था बाहर, और जो बाहर इजलास हो रहा था उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट ही मौजूद नहीं थे पूरे पाकिस्तान के, बल्कि उसमें अपोजिशन भी मौजूद थी। तो क्या हुकूमत को ये डर था? मैं सोच रही हूँ कि ये काम क्यों किया गया। क्या हुकूमत को ये खौफ था? एक तो जाहिर है कि नहित्ते सहाफ़ियों से जो है वो डरते हैं, एक नहित्ती लड़की से। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो ये कहना चाहिए कि हुकूमत डरती है चंद नहित्ते सहाफ़ियों से। एक कलम होता है उनके हाथ में, हथियार, उनका हथियार तो जो है हमारा हथियार वो कलम है। तो क्या वो कलम से डरते हैं? कलम से तो खैर डरते ही हैं, लेकिन अगर तो ये काम इस वजह से किया गया कि ताला लगा दिया जाए और जर्नलिस्ट जो हैं वो अंदर ना आएँ, और जाहिर है कि ये ख़तरा होगा कि अगर जर्नलिस्ट प्रेस गैलरी में आए तो क्योंकि उनका एहतजाज चल रहा है तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट की तकरीर के दौरान वो यहाँ पर आकर एहतजाज करना शुरू कर दें, तो फिर तो जो है बहुत ख़राबी पैदा हो जाएगी और बहुत बदमज़गी हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जर्नलिस्ट तो वहाँ पर प्रेस गैलरी में नहीं जा सके, ना ही उन्होंने एहतजाज किया और शायद उन्होंने करना भी ना हो। मैं नहीं समझती कि वहाँ पर पहुँच के कोई जर्नलिस्ट ये करता, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वो कर रहे थे। लेकिन अंदर जो एहतजाज हुआ और जो गो के नारे लगे हैं वो इतने ज़्यादा थे कि उसके बाद किसी और एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी हड़बोंग। वो एक मरतबा पहले भी आपको याद होगा कि हमारी पार्लियामेंट एक लड़ाई जो हुई थी मशहूर व मारूफ, वो भी इस हुकूमत में जो लड़ाई हुई है वो भी हमेशा याद रखी जाएगी, वो भी रिकॉर्ड बन चुकी है। तो अब भी एक कुछ मछली मंडी जैसा जो है वो माहौल शुक्र है नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। सदर साहब को तकरीर करने के दौरान बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें ये कहना पड़ा कि आप जितना मर्ज़ी शोर कर लें, आपको ये सुनना पड़ेगा। खैर वो तो मैं सदर साहब की जो तकरीर है उसके बहुत ही दिलचस्प पॉइंट्स पे बाद में आऊँगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब ये प्रेस गैलरी का जो दरवाज़ा लॉक मिला तमाम जो जर्नलिस्ट थे उनको, तो उसके बाद उन्होंने एहतजाजन वो गैलरी में बैठ गए और उन्होंने इसके ऊपर अंदर भी प्रोटेस्ट किया। और इसके अलावा जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया, उनको बुलाएगा कि भाई ये, तो बहुत हैरान हुए और हैरानी में उन्होंने कहा अच्छा दरवाज़ा बंद है इसका, जैसे उनको इस बात का इल्म ही ना हो। मैं आपको फुटेज दिखाई देती हूँ, ज़रा देखिएगा। आज़ादी दो, बंद करो गुंडागर्दी की सरकार। प्रेस गैलरी बंद कर दिए, सहाबी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। सुना क्यों ऐसे बंद होगी ना? मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
काला कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका। ये देखा आपने, बिल्कुल ऐसा लगा कि फवाद चौधरी साहब को वाकई वो फ़ोन पे लगे हुए वो कह रहे हैं कि अच्छा उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का जैसे इल्म ना हो। और हम तो ये समझते थे कि जो हुकूमत है उसको वो इंतकामी सियासत या क्या कहना चाहिए कि जो इंतकाम ले रही है वो सिर्फ अपोजिशन से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा नफ़रत है या पता नहीं जन्म जन्म का जो है कोई दुश्मनी है, तो उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान का ज़मीर है उसको बड़ा रखना चाहिए, ताकि जब आप इंतकाम लेने पर आएँ या आप किसी चीज़ की आपके दिल में वो है और उसका बदला लेना चाहें तो आप उसी लेवल पर आकर करें। तो ये तो सहाफ़ियों के साथ भी कुछ इंतकामी कार्रवाई लग रही है कि प्रेस गैलरी बंद कर दी, यानी प्रेस गैलरी बंद कर दी, यानी सहाफ़ियों को जो कवर करते हैं, जिन्होंने सदर साहब की तकरीर को कवर करके पहुँचाना था आगे मीडिया तक कि जी ये कुछ हुआ, तो वही बंद कर दिया आपने, सहाफ़ियों को नहीं अंदर आने दिया। बड़ी अजीब, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। मेरा ख्याल है किसी हंगामी, किसी इमरजेंसी के या जंगों के दौर में भी शायद ये ना हुआ हो, मुझे नहीं इल्म, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस तरह का कोई जो है वो प्रेस गैलरी बंद हुई होगी। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं, जिस तरह मैंने ये कहा कि जी वो एहतजाज करेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हुकूमत ये सोच रही हो कि अगर प्रेस जो है वो अंदर होगी तो फिर इस वक्त जो प्रेसिडेंट के होते हुए अपोजिशन है तो हड़बोंग मचानी है यहाँ पर तो उल्टा सीधा सब कुछ होना है, तो ये सारी जो है ये कवरेज ना हो तो वो कोई होगा नहीं, तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं जाएगी। मैं वैसे ही एक बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी हो सकता है कि गुस्से में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता चलती हैं कि गुस्से में जो है वो किसी जर्नलिस्ट ने कोई बात अगर कह दी है तो गुस्से में आकर वहाँ से ख़बरें आती हैं कि जनाब ये कहा गया था, इसको तो यहाँ से निकलवा दें, इसको तो ये कर दें, इसको तो वो कर दें। तो कहीं गुस्से में तो ऐसा नहीं किया कि इनको अंदर ही आने ना दो, ना ये अंदर आएंगे ना जो है ये कोई बात करेंगे। और दिलचस्प बात ये भी है कि जिन लोगों को प्रेस गैलरी के कार्ड भेजे गए वो लोग थे जो कि पार्लियामेंट की बीट नहीं करते, और उनको भेज दिए गए कि आप आएँ, और वो ख़ुद भी हैरान हुए होंगे कि हम तो पार्लियामेंट की बीट नहीं करते, हमें बुला लिया गया। और फिर ये कि जो लोग करते हैं और वहाँ पर मुसलसल जाते हैं उसको कवर करने के लिए, उन लोगों को कार्ड नहीं भेजे गए। तो ये लग रहा है कि थोड़ी सी पीछे से कुछ प्लानिंग है। प्लानिंग के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई लॉक कर दे उसके दरवाज़े को और उसके बाद जो है वो पता ना चले। अच्छा जी, एक तो ये बात, और दूसरा हम फिर ज़रा मैं ये भी सोच रही थी कि ये जो सब कुछ हो रहा है प्रेस के साथ, तो यही तो प्रेस थी। देखें, प्रेस अगर धरना कर रही है, जर्नलिस्ट धरना कर रहे हैं, जर्नलिस्ट एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमत की तरफ से कैसा बर्ताव नज़र आ रहा है। लेकिन जब हुकूमत ने धरना दिया था तो हुकूमत के धरने में अगर 50 या 100 लोग भी होते थे, जो कि बहुत दिन ऐसा चलता रहा कि बहुत कम लोग जाते रहे, इसके बावजूद तमाम मीडिया उसको भरपूर कवरेज देता था। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, ऐसा ही होता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो अभी सर्दियां आ रही हैं, मुझे लगता है कि सर्दियों की इन हसीन और उदास शामों में जो है वो तमाम जर्नलिस्ट इसी तरह से फिरेंगे और यही कुछ होगा, धरने, एहतजाज, ये सब कुछ चलेगा। इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लग रहा कि, या फिर ये कि देखते हैं। चलिए, बात हम कर रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो तकरीर की, ज़रा उसके भी कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट साहब जब वो तकरीर, वैसे तो मुझे लगता है स्पीच उन्होंने खुद लिखी है, सारा मटेरियल, सारा मवाद खुद जमा किए, खुद लिखी है, और वो लिखते हुए भी बहुत ज़्यादा हंसे हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुराए हैं, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने लिखी है। और अक्सर लम्हों पर ये स्पीच लिखते हुए या लिखवाते हुए उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई होगी या आई है। इसकी वजह ये है कि ये स्पीच करते हुए भी वो कई मरतबा मुस्कुराए और हंसे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हंसी जो है वो उनके अंदर से निकल रही है। अच्छा, सिर्फ वही नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि जिन्होंने सदर अलवी साहब की तकरीर सुनी है और देखी है, वो सब बहुत गौर से, वो सब बहुत ज़्यादा मुस्कुराए और हंसे होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत हंसी आई बहुत सारे मौक़ों पे। अच्छा, एक बड़ा मसला है इस हुकूमत के साथ, वो ये है कि कारकर्दगी अपनी दिखानी होती है 3 साल की, अभी 3 साल की हुई, और बात शुरू होती है 70s से। कोई तो शेल्टर चाहिए होता है तकरीर करते हुए, कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपने छुपना होता है किसी चीज़ के पीछे। तो पता, हमें तो पता ही है पाकिस्तान में वो चीज़, वो शेल्टर इंडिया है। तो वो जनाब इंडिया को भी उन्होंने लगे हाथों जो है वो लपेट डाला। उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा जी 70 से शुरू, उन्होंने कहा देखिए, पहले इंडिया एटमी ताकत बना, उसने एटम बम बनाया, और उसके बाद देखें 7 साल के अरसे में पाकिस्तान, हमने कितना ज़बरदस्त काम कर डाला, हम में कितनी सलाहियत है, हम कितनी ज़बरदस्त है। भाई सोचने की बात यह है कि ये तो आप अपोजिशन की तारीफ़ कर रहे हैं। उस वक्त किसकी हुकूमत थी?
उस वक्त जो हुकूमत में था, तो जब आप ये कह रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम की तो तारीफ़ आप कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो आप उस हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं जो उस वक्त थी, तो अपने मुखालफिन की आप तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात, फिर ये कि बात आप अपने इन 3-5 सालों के दौरान जो कुछ भी है, चलिए वो कह दीजिए कि किस तरह आपकी हुकूमत बनी। और फिर ये सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया ना कि जनाब आप शोर मचाते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो रुक नहीं रहे भाई, ये तो खूब शोर मचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप शोर मचाते रहें, आपको सुनना पड़ेगा, जो मैं कह रही हूँ वो जो मैं कह रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात जब करनी शुरू की एक पॉइंट पे आके कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जो नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, इस तरह की चीज़ें, मैंने कहा कि ये ज़बरदस्त कोई बात बताने लगे हैं कि इनकी हुकूमत ने जो है इस हवाले से कोई ऐसा बड़ा काम किया है। तो वो ये सारी चीज़ें मुश्किल मुश्किल नाम लेने के बाद उन्होंने कहा ये कि ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से तेज़ रफ्तारी का इम्कान है। यानी उनका कहने का मतलब था, उन्होंने उसको इस तरीके से एनालिसिस पेश किया कि देखें ना कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो अगर हम चाहें तो हम इसमें जो है तेज़ रफ्तार तरक्की हो सकती है, इम्कान है अगर हम कोशिश करें। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक कोशिश भी शुरू नहीं की गई। आपको इम्कान अगर नज़र आ रहा है हमें सिर्फ, इस पर मुझे बहुत हंसी आई। वैसे तो जितने सारे पॉइंट्स हैं उसमें से बहुत से, लेकिन अब मैं दोबारा ये नहीं कहूँगी वरना ये जनाब मुझे कहा जाएगा कि मैंने ये बड़ी बेअदबी की है। मैं बिल्कुल बेअदबी नहीं करी। देखिए मैंने कितने गौर से वो तकरीर सुनी है, आप ये सोचिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो बिलियन ट्री सुनामी है, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब ने ये जो काम किया है ये नोटों के लिए नहीं किया, ये नस्लों के लिए किया, जनरेशन्स के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग इस पर एतराज़ करते रहे। अच्छा, इतना बड़ा काम जब आप समझते हैं, अगर आपको ट्रस्ट है, आपको यकीन है इस बात पे कि आपने ये वाला काम कर दिखाया, तो फिर आपको ये बात इस तकरीर में कहने की क्या ज़रूरत थी कि लोग इसके ऊपर एतराज़ करते रहे या उनको यकीन नहीं है इस बात का। जब आपने ये कह दिया तो आप तो खुद डाउटफुल हो गए। आपने कभी देखें लोग, ये तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, क्योंकि लोग तो वाकई एतराज़ कर रहे हैं। और अभी तक जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। भाई जब आपने कहा, अगर आप समझते हैं तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि लोग तो एतराज़ करते हैं इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक जो उन्होंने ये बताया कि बड़ी सलाहियत पाकिस्तानियों में है, वो ये है कि वो बड़े फ़राख दिल हैं। इसकी वजह ये है कि देखें ना, इतने बहुत सारे चैरिटी के काम होते हैं। ईदी साहब को देख लें, शौकत खानम देख लें, कितना जो है उसमें अतिया दिया जाता है। यही सारी बातें जो उनका मकसद था। तो सोचने की बात है कि फिर शौकत खानम के लिए हस्पताल के लिए ज़मीन किसने दी थी, ये तो फिर आप ये बात कह गए। इसमें भी आपने मुखालफिन की तारीफ़ कर दी, यानी कि आपके सबसे बड़े मुखालिफ जो इस वक्त हैं नवाज शरीफ साहब, आपने इसमें भी उनकी तारीफ़ कर दी। आपने शौकत खानम का भी जिक्र किया कि भाई लोग बड़े फ़राख दिल हैं, फ़राख दिली से देते हैं, तो उसकी ज़मीन जो है वो कही जाती है कि उन्होंने दी थी। और इसके अलावा जितना रुपया पैसा ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की बहुत ज़बरदस्त जो है ये इस बात को तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में बना दिए हैं, नो डाउट बहुत बहुत अजीम बड़ा काम कर डाला। लेकिन ये जो आपने बात कह दी फ़राख दिली की, फिर ये भी कह दिया कि कोविड में लोगों ने अपनी जेबों से पैसा निकाल के दिया। और मैं देख रही थी कि एक रिपोर्टर है, मेरा ख्याल है जाहिद गिशकोरी कौन है, उन्होंने पूरा एक वो आया है, कह रहे हैं कि स्कैंडल आ रहा है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोविड के लिए पैसा जमा किया गया था उसमें जो है खुर्द बुर्द हुई है और अरबों करोड़ों की जो है वो बात है। इससे पहले हम सुनते रहे कि जो डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था वो भी किसी और उसके पर्पज़ के लिए खर्च कर लिया गया। लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी, बहरहाल वो रिपोर्ट क्योंकि एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं है, उसके ऊपर हम कर लेंगे कोई और दिन। लेकिन ये जो बात की आपने, इसके ऊपर भी ये वाला एक निकल चुका है। जो सबसे दिलचस्प उन्होंने बात की वो ये थी कि दुनिया को इमरान खान साहब की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये ऐसी ज़बरदस्त बात कहते हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने जो बात कही थी वही पूरी हुई। तो दुनिया को ये चाहिए कि इमरान खान साहब की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे दूसरी पूरी दुनिया। और ये कहने के बाद वो हंसने लग पड़े और मुस्कुराने लग पड़े और चुप हो गए और इमरान खान साहब की तरफ देखने लग पड़े। और उस वक्त मैं भी हंसने लग पड़ी और मैं भी मुस्कुराने लग पड़ी और मैं भी सोचने लग पड़ी आरिफ अलवी साहब की तरफ कि ये तकरीर इन्होंने खुद लिखी है और ये तकरीर लिखते हुए ये दरमियान में कितनी मरतबा हंसे होंगे और कितनी मरतबा मुस्कुराए होंगे और क्या सोच के जो है वो इन्होंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं या अंदर से क्या सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन बड़े मज़े में वो कर रहे थे तकरीर, बहुत मज़े में कर रहे थे। और जनाब सदर साहब ने अपनी तकरीर में भारत के लिए तो पूरा एक पोर्शन अलग करके रखा हुआ था। मैं बताया ना वो शेल्टर होता है जिसमें सर छुपाना होता है
तो वो जो है वो उन्होंने पूरा एक पोर्शन तैयार किया हुआ था, उन्होंने आड़े हाथों लिया है इंडिया को। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हम हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता है जो है मजबूत कदम उठाने की, जिस तरह के जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे उससे अगले दिन जो उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था मैं अगर एक कदम को उठाएगा तो मैं 2 कदम उठाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका भी एक पॉजिटिव एक चीज़ थी, पॉजिटिव जेस्चर था, लेकिन इसका भी नेगेटिव जेस्चर, आगे से नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला इंडिया की तरफ से जो कहा गया। फिर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि 2019 में जो है पाकिस्तान ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था। और साथ में उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं है जब वो जहाज़ गिराया था, वो जो जहाज़ आया था, तो कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था। बड़े खुश होकर उन्होंने ये बात बताई। फिर उन्होंने कश्मीर की बात की। आप जानते हैं कश्मीर की बात किए बगैर तो तकरीर कैसे ख़त्म हो सकती है, इतनी बड़े इजलास की इतनी बड़ी तकरीर कैसे ख़त्म हो सकती थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जुल्म का बाज़ार बंद किया जाए। सदर आरिफ अलवी साहब ने इंडिया के लिए कहा कि कश्मीर में जुल्म का बाज़ार बंद कर दे इंडिया। और कश्मीर के आवाम को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पैगाम ये दिया कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और कायम रहेंगे। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने सोचा कि शायद वो आगे भी बताएंगे कि उसूली मौक़िफ़ कौन सा वाला, वो खड़े रहने वाला, खामोश रहने वाला, या इतने मिनट की खामोशी इख्तियार करने वाला, कौन सा मौक़िफ़, या वो कोई करारदादों की बात कर रहे थे यूएन की। तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो यूएन की करारदादों की बात कर रहे थे। इसकी वजह ये कि वो जो अपना मौक़िफ़ कह रहे हैं उस पर तो हम कायम नहीं रह सके, हम तो अब खड़े नहीं होते, हमने तो कब का वो छोड़ दिया ना खामोशी से खड़े होना। तो वो कश्मीर के अवाम को ही बता रहे थे। तो उनका ख़्याल ये है कि कश्मीर के अवाम को ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे मजबूती से डटा हुआ है और डटा रहेगा, जब तक है जान तब तक वो डटा रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने भारत और आरएसएस की शिद्दत पसंदी को भी निशाना बनाया आरिफ अलवी साहब ने। उनका कहना था कि हिंदुत्व पाकिस्तान को कई सालों से ख़तरा है और जो दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है भारत से, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करता है। आरएसएस की शिद्दत पसंदी का उन्होंने ज़िक्र किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। फिर एक और बात उन्होंने कही, आगे की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा इंडिया में जौहरी मवाद इतनी आसानी से ख़रीदो फ़रोख्त और तरसील का निज़ाम है, और फिर ये वाला जो स्कैंडल, ये वाला वाक़या सामने आया, इतना बड़ा ये एक इशू था, लेकिन पूरी दुनिया ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। और अगर कोई और मुल्क होता तो उसके साथ क्या होता। दरअसल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ये कहना चाह रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर पाकिस्तान होता भारत की जगह पे, वो जो एक वाक़या हुआ था कि जी जो यूरेनियम है वो ख़रीदो फ़रोख्त उसकी और इतनी बड़ी तादाद में ले जाया जा रहा था, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्केट में वहाँ पे इतनी आसानी से ख़रीदो फ़रोख्त होती है और पूरी दुनिया ने इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया। और अगर यही पाकिस्तान में कोई ऐसा जौहरी मवाद, कोई ऐसा मटीरियल लेकर कहीं पकड़ा जाता और पता चलता, ख़बर आ जाती, तो पूरी दुनिया जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर कहीं और। लेकिन मुझे ऐसे ही अंदर से महसूस हुआ शायद अंदर से हम चोर चोर हैं। इसकी वजह यह है कि वो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो कोई हमारे एक साइंटिस्ट के मुतालिक जो है उन्होंने उनको अलहदा कर दिया था बहुत सारी चीज़ों से। कुछ इल्ज़ामात आए थे दूसरे ममालिक की तरफ से कि जी ये हुआ है, इस कंट्री को जो है वो देने की कोशिश की, ये दिया गया है। तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे मुशर्रफ दौर में, जनरल मुशर्रफ साहब नहीं, वो भी जनरल थे, जनरल मुशर्रफ साहब ने, एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेड मशहूर मारूफ जो साइंटिस्ट एक ही हैं, बाकी तो जो दूसरे बहुत ही ज़बरदस्त नोबेल प्राइज़ याफ्ता थे उनको तो खैर हम उन्हें नहीं करते। तो जो हैं उनके हवाले से काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई थी उस दौर में। तो फिर मैं सोच रही थी कि कहीं अपनी तरफ ही तो नहीं हम इशारा कर रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, उन्होंने जो है वो वैसे किसी और की तरफ कहा होगा, इशारा किया होगा। इसके अलावा जी उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो कौम है, ये इतनी फ़राख दिल है, इतनी अच्छी है कि देखिए ट्रैफिक जैम होता है तो ख़ुद ही लोग निकल के जो है वो बाहर निकल के उसको सही कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और आवाम जो है वो ख़ुद ही निकली होती है, हुकूमत निकले या ना निकले। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की, यानी हुकूमत को निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती, आवाम बेचारी खुद ही अपना काम कर लेती है। जनाब देखें, जब मुल्क और लोग और आवाम जुगाड़ पर चल रहे हों, आवाम भी अपने काम जुगाड़ लगा के कर रहे हों, और मुल्क में भी अक्सर वाक़यात ऐसे ही नज़र आते हैं, ऐसी ही चीज़ें, तो फिर तो ऐसे ही होता है। ट्रैफिक जैम हो जाए तो आवाम निकल के कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि किसी ने आना ही नहीं यहाँ पे करवाने के लिए। चलें, बहरहाल ये कुछ बातें जो है ना वो मजाक में भी वैसे ही हम करते हैं, और उनका मकसद जो है वो कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की है,
3 सालों के दौरान का मुझे कोई वाक़या ऐसा, इस तरह की कोई डेवलपमेंट ऐसी जिस पे वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर देते और करते, मुझे ऐसा नज़र नहीं आई। लेकिन उन्होंने 70s के वाक़यात की बात की, 80s के वाक़यात की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ की बात की, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में की। बल्कि उसी दौरान जो है मेरा ख़्याल है कि बेखुदी में या मासूमियत में अपने मुखालफिन के कामों की जो है वो तारीफ़ करते चले गए, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन जो 3 सालों के काम हैं उनके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी जो उनकी बात थी वो क्या थी भला? वो ये थी कि इमरान खान, पूरी दुनिया को इमरान खान साहब की शागिर्दी और मुरीदी में आना चाहिए। मैं आपको उनकी इस स्पीच पर छोड़े जा रही हूँ, आप भी सुनिए और खूब लुत्फ़अंदोज़ होइए। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है ये, मुझे इजाज़त दीजिए। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, और ये ऐसी दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की मदद से तेज रफ्तार तरक्की का इम्कान है। मोहतरम इमरान खान साहब ने बर वक्त और वोटों की खातिर नहीं, नस्लों की खातिर मिलियन ट्रीन सुनामी का ऐलान किया था केपी के अंदर। लोग एतराज करते रहे कि ये सही नहीं है, पूरी नहीं हुई। इस दिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान एक कदम अमन के लिए आगे रखेगा तो मैं 2 कदम रखूंगा। मगर इसको भी भारत ने हमारी कमजोरी समझा, हर मस्बत कदम का मनफी जवाब दिया। और आप जानते हैं, आपको खुशी होगी याद करके भी कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की जो खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जहाज गिराया। तो मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो कश्मीर में जुल्म का बाजार बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की हक़ खुद इरादियत को पूरा के वादे को पूरा किया जाए। मैं कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और कायम रहेगा। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और आरएसएस की शिद्दत पसंदाना और नस्ली इम्तियाज पर मबनी हिंदुत्व के फाशिस्ट नज़रिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत खतरा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और दुनिया को पहचानना चाहिए कि भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। ये भारतीय गैर जिम्मेदारी का सबूत है जिसकी वजह से आलमी अमन और सलामती खतरे में है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। ये कहीं और किसी मुल्क में होता तो कितना शोर मचता। पीएम इमरान खान साहब एक बहुत बड़े चैंपियन बने हैं और दुनिया को, पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया और उसके बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि हम अपने आप को अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाएंगे। और आप लोगों को मुबारक हो कि 7 साल के छोटे से अरसे के अंदर अपनी जहानत के को इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया। ये आपकी जहानत का क्रेडिट है। दूसरे मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए ताकि कौम को एहसास तो हो कि कितनी अजीम कौम बनती जा रही है। जाने कुर्बान की मगर पाकिस्तान को बचाया, ये बड़ी ताकत है, इसको कभी कम मत समझिएगा। दुनिया में आप अनोखे हैं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ताकतें हैं उनका जिक्र कर रहा था कि आपकी फराखदिली अनोखी है। चाहे जल्जला हो, चाहे सैलाब हो,
ट्रैफिक जैम हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम खुद निकलती है, हुकूमत बाद में निकले। ये आपकी फराजदिली है। कभी किसी नेक काम के लिए पैसों की कमी नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल इस बात की गवाही देगा, ईदी साहब मरहूम इस बात की गवाही देंगे। बड़ी फराजदिल कौम है आप। कोविड के अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर हर फर्द ने मदद की।